ओके दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले बीकॉम का 136 का पहला चैप्टर इनकम टैक्स के रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, गवर्नमेंट मेन इनकम इज टैक्स। गवर्नमेंट का जो मेन इनकम होता है वो टैक्स होता है, वो आपको पता ही होगा। इसमें कलेक्टेड टैक्स जो आपको टैक्स कलेक्ट करता है हर किसी से, उसको खर्च का करता है, क्यों करता है, मतलब क्यों लेता है टैक्स। गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की सैलरी देने के लिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए, रोड्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिज हो गए, या फिर डेवलपमेंट करने के लिए देश का, इन सब में खर्चा जो भी करता है वो टैक्स के रूप में पर्सनों से लेता है। ठीक है, अब टैक्स को दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स तो हो जैसे तुम इनकम टैक्स देते हो तो अपनी सैलरी में से देते हो, जो नॉट शिफ्टेड होता है। नॉट शिफ्टेड मीन्स तुम डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट को दे रहे हो, कोई बीच में कोई इंसानों को नहीं दे। ठीक है, डायरेक्ट ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ अ पर्सन। ठीक है, इनडायरेक्ट होगा जो जीएसटी देते हो आप, कस्टम ड्यूटी करते हो उस। ठीक है, जैसे मान लो तुम किसी बिस्कुट में दे रहे हो, 5 रुपये बिस्कुट खरीद लो, उसमें टैक्स पहले से ही जा रखा है। अब वो पर्सन जो बेच रहा है उसको वो देगा इनडायरेक्टली टैक्स, जो वो डायरेक्टली देगा गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये हो गया शिफ्टेड टैक्स हो गया, क्योंकि तुम किसी के जरिए गवर्नमेंट तक वो टैक्स पहुंचा रहे हो। प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में पड़ता है बर्गर किंग, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हो सकता है। इन इंडिया इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1860 फर्स्ट टाइम आया था इंडिया में, जो सर जेम्स विल्सन के द्वारा लाया गया था। फिर उसके बाद से ये क्यों लाया गया था, क्योंकि मिलिट्री म्यूटिनी ऑफ 1857 में एक चीज़ हुई थी जिससे बहुत सारा लॉस हुआ था गवर्नमेंट को, और उन्हें पता नहीं चल रहा था कहाँ से पैसे ले। तो ये 1860 में आया टैक्स, 1918 में कुछ बदला, 1927 में फिर एक बार आया, 1961 में आखिरी बार ये एक्ट जो है फिर आ ही गया आखिरकार। असेसमेंट ईयर क्या होता है, इट इज़ अ पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग ऑन 1 अप्रैल ऑफ ईच ईयर। मतलब असेसमेंट ईयर होता है कि एक पीरियड होता है 12 मंथ का, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक ये चलता है इनकम टैक्स। इसके बीच में जितना भी टैक्स होता है उसके बाद लास्ट में इनकम टैक्स पे करना होता है। प्रीवियस ईयर क्या होता है, जो पीरियड 12 मंथ इमीडिएटली प्रोसीडिंग असिस्टेंट ईयर। जो असिस्टेंट ईयर चलता है आगे, उसके पिछले ईयर को हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। ठीक है, इनकम क्या होती है, इनकम कहाँ से होती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से हो सकती है, इनकम फ्रॉम सैलरी होती है, अदर गेन्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से इनकम मानी जाती है, इनकम कैपिटल गेन, कहीं कैपिटल गेन कर रहे हैं आप उसको इनकम मानी जाती है। तो इन सब में टैक्स रखते हैं। ठीक है, टोटल इनकम क्या होती है, इट इज़ द इनकम ऑन विच टू टैक्स पेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। मतलब सारे टैक्स, जितने टैक्स आप पे कर सकते हो वो सब को मिला के इनकम टैक्स 1961 लाया गया था। ये जब मान लो तुम ये सारी चीज़ों में तुम्हारे पैसे बन रहे तो इनके भी इनकम टैक्स देखेंगे। ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर का इज द 10 डिजिट नंबर अलॉटेड बाय इनकम डिपार्टमेंट टू एवरी पर्सन। हर पर्सन को ये अलॉट किया जाता है 10 नंबरों का परमानेंट अकाउंट नंबर। वाई चेंज टैक्स, चेंज क्यों होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द पावर ऑफ टू लिविंग। ठीक है, आर्टिकल 246 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा लाया कि गिव्स द पावर दी गई थी गवर्नमेंट को कि वो टैक्स ले सकती है। कलेक्ट टैक्स की सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर सकती है। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव वो होता है जो टैक्स पेयर होता है, जो टैक्स भरता है। ये पर्सन है, कोई कंपनी भी हो सकती है, जैसे रामू हो गए टैक्स कर, तो ये एग्जीक्यूटिव हो गया। ठीक है, पर्सन हम इसमें एक पर्सन जो गिनते हैं इसमें टैक्स में, कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है, इंडिविजुअल, मतलब एक नहीं होगा इसमें, कोई भी हो सकता है पर्सन की जब बात होती है। ठीक है, तो यही था चैप्टर, हम बहुत छोटा था, इसके नोट्स बना लेना। और दोस्तों बीकॉम 136 का चैप्टर 2 पढ़ने वाला है, जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, पार्ट 2 है इसका। ठीक है, तो कॉपी निकाल लेना, पेन निकाल, नोट्स के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, टैक्स रेट जो होते हैं वो दो तरह से थे, एक ओल्ड जो पुराने टाइम में चलते, एक न्यू था। ठीक है, ओल्ड में क्या होता था, बिलो द एज ऑफ 60 ईयर में जो थे नॉर्मल सिटीजन को जाता था, 60 से 80 के बीच में होते थे उनको हम सीनियर सिटीजन मानते थे, जो 80 से ऊपर होते उसको हम सुपर सिटीजन कहते थे। ठीक है, बिफोर 60 इनकम के उसमें पड़ता टैक्स स्टेटस क्या है, हिंदू इंडिविजुअल फैमिली के अंदर जो इंक्लूडिंग सब चीज़ को लेता है, आर्टिफिशियल पर्सन इंक्लूडिंग सारी चीज़ों को में आ जाता है। इसमें जो होता है अप टू रुपीज़ 2.5 लाख जो भी ऊपर कमाता है उसे कुछ नहीं देना होता। सॉरी, 2.5 लाख तक जितने भी कुछ कमा देते हैं उसे कुछ नहीं देना होता। जो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कमाते हैं वो उसे 5% देना होता था। 5 से 10 लाख के बीच में कमाते हैं वो 20%, और 10 लाख से ऊपर कमा देते उन्हें 30%। ठीक है, अब ये आ गए एक्स्ट्रा चार्ज होते थे। एक्स्ट्रा चार्ज मतलब जो ज़्यादा ही कमाते थे उनको ले। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में कमाते थे 10% देना होता था इनकम में। इसके अलावा भी ये जो 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में होता है 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ में 25%, जो 5 करोड़ से ऊपर कमाते जितने भी 37% में देना होता था। न्यू टैक्स स्टेटस के हिसाब से कैसा है, न्यू टैक्स के हिसाब से 2.5 लाख तक हमारे कुछ नहीं देना, 2.5 से 5 लाख के हिसाब से 5% देना होगा, 5 लाख से 7.5 लाख के बीच 10%, 7.5 लाख से 10 लाख के बीच 15%, 10 लाख से 12.5%
12.5 लाख के बीच में 20%, 12.5 लाख से 15 लाख के बीच में 25%, 15 लाख से अबव 30%। ठीक है, सीनियर सिटीजन टैक्स स्टेटस का है सीनियर सिटीजन का, जो भी 3 लाख से ऊपर कमाएगा, 3 लाख तक कमाएगा उसे कुछ नहीं देना। 3 लाख से 5 लाख के बीच में 5%, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20%, अबव 10 लाख 30%। थोड़ी सी मतलब राहत दी गई थी। सुपर सीनियर सिटीजन का है, जो 5 लाख तक कमाएगा उसे कुछ नहीं देना, जो 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20%, और जो 10 लाख से ऊपर में 30%। इसमें भी एक्स्ट्रा चार्ज चढ़ते थे, जैसे कि 5 लाख से ऊपर कुछ नहीं, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच, 50 लाख तक कुछ नहीं, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में तो 10% दोनों को देने होते थे। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 15% दोनों को देने होते थे। 2 करोड़ से 5 करोड़ के इसके ऊपर जितने भी आएंगे 20%। ठीक है, तो ये था चैप्टर 2 जो कि छोटा सा था इसका, इसके भी नोट्स बना लेना। BCom 136 का चैप्टर 3 रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, तो पेन कॉपी निकाल लेना, नोट्स के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अर्निंग क्या होती है? अर्निंग जो होती है इट मीन्स लाइक पैसा कमाना। ठीक है, पैसे किस तरह से कमाए जा सकते हैं, जैसे कि कोई जॉब करके कमाता है, कोई बिजनेस करके कमाता है, और कोई ये तो होगा कि अपने देश में, और कोई डोमेस्टिक मतलब अंदर देश में, और कोई इंटरनेशनल में जाके पैसा कमाता है। ठीक है, अब टैक्स किस किस को देना होता है? देखो, जो डोमेस्टिक होगा उसको तो टैक्स देना ही पड़ेगा, जो इंटरनेशनल होगा उसको भी टैक्स देना होगा। लेकिन किसको, अब ये आगे डिसाइड होता है। जैसे कि जो डोमेस्टिक होता है वो हमारे रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर आ जाता है। ठीक है, जो डोमेस्टिक जो इंडिया, जब कोई इंडिया में कमा रहा है पैसे तो इंडिया के अंदर है तो रेसिडेंशियल स्टेटस में आ जाता है। ठीक है, अब पर्सन ऐसे क्या होता है, मैंने पहले ही बता रखा है। जो पर्सन होते हैं हम BCom 136 इसके हिसाब से इसमें कंपनी भी होती है, इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन होता है वो भी हो सकता है, सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है पर्सन, फर्म भी हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, जैसे हम कंपनी भी कहते हैं। जब वो कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो जाती है तब जाके आर्टिफिशियल पर्सन बनती है। तो ये सारे पर्सन एनालिसिस हो सकते हैं। ठीक है, अब रेसिडेंट स्टेटस क्या होता है? रेसिडेंट स्टेटस में 2 हो जाता है, एक होता है रेसिडेंट, एक होता है नॉन रेसिडेंट NR। ठीक है, ये होता है अ टैक्स पेयर वुड क्वालिफाई एज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ ही सेटिस्फाई वन ऑफ द फॉलोइंग 2। टैक्स पेयर रेसिडेंट जब कहलाता है इंडिया का, जब जाके वो इन दोनों में से कोई एक चीज़ें कर रहा हो, 2 कंडीशन फुलफिल कर रहा हो, या तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा, या तो वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। ये आगे पढ़ेंगे 2 कौन सी फुलफिल होनी चाहिए। और नॉन रेसिडेंट हो गया जो नॉन रेसिडेंट है, जो इंडिया में नहीं है। ये कंडीशन जैसे जो बेसिक कंडीशन, एडिशनल कंडीशन दोनों में होगा वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। जो एक ही में करेगा वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा, और जो दोनों में से कोई ना कर रहा वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इंडिविजुअल कंडीशन में देखते क्या है। ही इज़ अ इंडियन पे ईयर ऑफ 182 डेज, या तो एक इंडिया में रहकर 180 डेज हो उसको, और उसने प्रीवियस ईयर का वो इनकम टैक्स भर दिया हो, तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी कहलाएगा, लेकिन NR अभी नहीं कहलाएगा वो। ही इज़ इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 years इमीडिएटली प्रोसीडिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है, मतलब ही इज़ इन इंडिया प्रीवियस ईयर फॉर पीरियड फॉर 60 डेज और मोर, अगर 60 डेज या उससे ज़्यादा रह रहा हो, और 365 डेज में मतलब 4 years में वो 365 डेज रहा हो, तो वो फिर ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी कहलाएगा, लेकिन NR नहीं कहलाएगा। ठीक है, एग्जेशन ऑफ कंडीशन नंबर 2, अगर कंडीशन नंबर 2 को भी हटा दें, इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया, इंडियन सिटीजन जो इंडिया को छोड़ चुका हो, इंडियन सिटीजन हु कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया, जो इंडियन सिटीजन बन के यहाँ पे घूमने आया हो, ये दोनों जो है वो नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। इंडिविजुअल एडिशनल कंडीशन पढ़ लेते हैं। ही सेटिस्फाई बेस्ट कंडीशन एटलीस्ट 2 times आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये अगर दो कंडीशन को पूरा कर रहा हो प्रीवियस ईयर की, तो उसको ऑर्डिनरी रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कहलाया जाएगा। द हैज़ बीन इन इंडिया एटलीस्ट 730 डेज इन इमीडिएटली प्रोसीड 7 years में वो 730 डेज रहा हो इंडिया में, तब भी वो ऑर्डिनरी नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। एक्सेप्ट कर लेते हैं प्रीवियस ईयर का 10 years का, प्रीवियस ईयर का एक्सेप्ट कर लेते हैं 7 साल में 730 डेज रहा हो, तो भी वो कहलाएगा और नॉन रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, हिंदू इंडिविजुअल फैमिली के हिसाब से बिजनेस फर्म में बेसिक कंडीशन होनी चाहिए। कंट्रोल फॉर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस पार्शली इंडिया होल इन इंडिया। ठीक है, अगर मान लो कोई है जो हिंदू इंडिविजुअल बिजनेस चला रहा है, ठीक है, अगर वो ये दोनों चीज़ें
या तो पार्शली इन इंडिया, आधा काम, आधी उसका बिजनेस है या पूरा उसका बिजनेस होगा, तो वो ये दोनों कहलाएगा, नॉन रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। एडिशनल कंडीशन में करता जो है, मान लो फर्म ए और बी आई है, मान लो उसका कंट्रोल जो है पार्शली है, होल इन इंडिया है, तब वो ये कहलाएगा नॉट अवेलेबल। अब ये ध्यान रखना, ये जो है अवेलेबल ही नहीं है किसके लिए, नॉन रेसिडेंट के लिए, ठीक है। रेसिडेंट के लिए तो है, नॉन सॉरी ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए ये नहीं है, और ये इसलिए तो है ही नहीं। कंपनी के लिए बेसिक कंडीशन, या तो इंडियन कंपनी हो या फिर इन प्रीवियस ईयर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होल इन इंडिया, फिर कंट्रोल कर रही है पूरी प्रीवियस ईयर का, तो वो कहलाएगा रेसिडेंट, यानी इसके अवेलेबल नहीं है, और ये तो हो ही नहीं। एनी अदर आर्टिफिशियल पर्सन इन पे ओवर कंट्रोल फॉर मैनेजमेंट पार्टली और होल इन इंडिया, सेम प्रीवियस ईयर का कंट्रोल लेके बैठा हो और पूरा इंडिया का हो उसका बिजनेस, तो वो रेजिडेंट कहलाएगा, नॉर्मल इसके लिए, और ये इसके लिए, ठीक है। इसको आप इसके नोट्स बना लेना ये वाले। ओके दोस्तों, हम पढ़ना है यूनिट 4 एग्जेम्प्टेड इनकम। एग्जेम्प्टेड इनकम क्या होती है? इनकम देखो दो तरह की होती है, तो टैक्सेबल इनकम होती है जिसमें आपका टैक्स पे करना होता है। एग्जेम्प्टेड इनकम होती है कि इनकम टैक्स नॉट चार्ज, नॉट अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम। आपकी टोटल इनकम जो भी होती है उससे चार्ज ना की जा रही हो इनकम टैक्स, उसको हम एग्जेम्प्टेड इनकम कहते हैं, ठीक है। ऐसे डिडक्शन होता है हमारा पार्ट ऑफ इनकम से, एग्जेम्प्टेड होता है नॉट अ पार्ट ऑफ इनकम, एग्जेम्प्टेड फुल्ली आपको पूरा मिलता है। मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर सेक्शन 10 के हिसाब से डिफरेंट टाइप इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स, हम एग्जाम कर सकते हैं इसमें कि टैक्स में नहीं कटेगा, ठीक है। एग्जाम्प्टेड इनकम हो गई, जैसे फुल्ली एग्जाम्प्टेड इनकम हो गई, डू नॉट फ्रॉम पार्ट ऑफ टोटल इनकम नॉर इज इनकम टैक्स पेबल और इन दैन, इनमें से कोई भी आपसे बिल्कुल भी आपसे टैक्स नहीं ले जाएगा। इसमें कौन कौन आता है? एग्रीकल्चर इनकम आ जाती है आपकी, ग्रेटिट्यूड रिसिप्ट बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की ग्रेटिट्यूड रिसिप्ट दिया जाता है आपको। पार्टनरशिप फर्म हो गए, फर्म और पार्टनर्स हो गए, अगर फर्म को कोई प्रॉफिट हो रहा है, उसने टैक्स पहले से भर दिया, फिर वो अपने पार्टनर्स को उसमें से कुछ पैसे दे रहा है, तो उसमें भी नहीं होगा, ठीक है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो बना होगा गवर्नमेंट की तरफ से, एक अकाउंट होता है, उसमें भी ये इनकम आपको नहीं दी जाएगी, ठीक है। अब पार्सल इनकम एग्जाम्पल, मतलब इसमें से कुछ टैक्स आपसे काटा जाएगा, ज़्यादा नहीं काटा जाएगा, इसकी कोई लिमिट होती है, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ग्रेट्युटी हो गया, HRA हो गया, LTC हो गया, पेंशन हो गई, रिटायरमेंट कंपनसेशन हो गई, कंप्यूटेड पेंशन हो गई, इन सब में। इंडिविजुअल इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, इसी में सारा आ गया। एग्रीकल्चर इनकम हो गई, HUBF हो गया, पार्टनरशिप हो गया, LTC LT हो गया, लीव ट्रैवल कंसेशन और एग्जिस्टेंस ऑफ इंडियन सिटीजन एम्प्लॉय हो गया, ग्रेट्युटी हो गया, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन रिसिप्ट, इन सब में हो गया, ये सब हो गया इंडिविजुअल टैक्स। पेमेंट फ्रॉम सुपर एन्यूएशन फंड हो गया, एग्जाम्पल विद रिस्पेक्ट टू अग्निपथ स्कीम जो निकाली गई थी, उसमें भी आपको कुछ टैक्स पे नहीं करना होगा। पेमेंट फ्रॉम स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में भी आपको कोई PF जो होता है उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। पेमेंट फ्रॉम नेशनल पेमेंट सिस्टम ट्रस्ट, अमाउंट रिसीव्ड एज लीव इनकेसमेंट और रिटायरमेंट की जो आपको मिलेगा। रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड टू वर्कमैन, एनी सम रिसीव अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर जो आपको पैसा मिलेगा उसमें भी आपको नहीं देना होता, ठीक है। HRA पार्शली एग्जेम्प्टेड चीज़ें हो गई। इंटरेस्ट इनकम, फैमिली पेंशन रिसीव बाय फैमिली मेम्बर ऑफ एन आर्म कोर इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा आपको पेंशन दी जा रही है, तो उसमें कुछ टैक्स कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। पेंशन रिसीव बाय सर्टन विनर्स ऑफ गैलेंट्री अवार्ड में आपको कुछ विनर्स को पेंशन दी जा रही है। अवार्ड इंस्टीट्यूट बाय गवर्नमेंट अवार्ड दिए जाते हैं। अलाउंस ऑफ MLA MP और MLC स्कॉलरशिप टू मीट द कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव फंड में जो स्कॉलरशिप मिले उसमें कुछ कटता है, कुछ नहीं करता, ठीक है। तो ये था चैप्टर्स के नोट्स बना लेना। वाला यूनिट 5 सैलरीज, एनी रिम्यूनरेशन पेड बाय एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय हिम इज कॉल्ड सैलरी, ठीक है। कोई भी रिम्यूनरेशन पेड की जाती है कि एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयर के द्वारा सर्विसेज देने के बाद उसको हम सैलरी कहते हैं, ठीक है। ग्रॉस सैलरी क्या होती है? कैश रिसिप्ट प्रॉफिट और कैश रिसिप्ट परक्यूसिटीज प्लस प्रॉफिट इन लीव सैलरी, ये सारी मिला के ग्रॉस सैलरी कहलाती है, ठीक है। अलाउंस क्या होती है? एक्स्ट्रा केस पे अभी आपको कोई एक्स्ट्रा पे किया जाता है तो उसको अलाउंस कहते हैं। इसमें फुल्ली टैक्सेबल होता है, पार्सल एग्जेम्प्टेड होता है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है। फुल्ली टैक्सेबल में DNS अलाउंस, DNS पे हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया, ओवर टाइम हो गया, इसमें फुल्ली टैक्सेबल होता है, इसमें आपको देना होता है पूरा। पार्सली एग्जेम्प्टेड हो गया, आपको कुछ आधा टैक्स देना होगा, आधा नहीं दोगा। हाउस रेंट अलाउंस हो गया, एंटरटेनमेंट हॉस्टल हो गया, सारा हो गया। फुल्ली एग्जेम्प्टेड क्या हो गया? कन्वीनियंस अलाउंस हो गया, फॉरेन अलाउंस हो गया, हाई कोर्ट जजेस हो गया, इसमें आपको पूरा छूट मिलती है टैक्स से, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस में जैसे कि सेक्टर 10A 38 के हिसाब से अलाउंस हाउस रेंट अलाउंस मिलता है उनको,
जैसे कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को हाउस दे देती है काम करने के लिए, वो होता है उसमें उसको कुछ कुछ टैक्स भरना होता है, कुछ नहीं भरना होता है। क्वांटम एग्जाम्पशन मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और अदर सिटीज़ के हिसाब से अलाउंस एक्चुअली रिसीव दोनों हो होता है। रेंट पे दिया जाता है 10% दिया जाता है, कहीं कहीं 50% सैलरी यहाँ पे दिया जाता है, हमें 40% ऑफ सैलरी दिया जाता है। ठीक है, ये छूट मिल जाती है मतलब ये अदर सिटीज़ को बस। एन्यूटी आ सर्टन जम पेड फॉर सर्टन पीरियड बाय एम्प्लॉय टू हिज एम्प्लॉय इन कंसिडरेशन सर्विस रेंट बाय हिम इज कॉल्ड एन्यूटी। मतलब कुछ कुछ सर्टन पीरियड में आपको पैसे दिया जा वो सैलरी दी जाती है, उसे एन्युटी कहते हैं, ताकि आपकी मतलब बचत के हिसाब से आपको लगे। जैसे मान लो आपने 20 आपकी 10,000 सैलरी तो आपको 500 करके महीने महीने आपको मिल रही है, तो उसको एन्युटी कहते हैं। ग्रेट्यूटी इट इज़ अ गिफ्ट और प्रेजेंट इन रिटर्न फॉर फेवर ऑफ सर्विस रेंडर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट डेट। रिटायरमेंट डेट के टाइम पर एक कंपनी तरफ से गिफ्ट और प्रेजेंट दिया जाता है आपको फेवर में कि आपने सर्विसेज प्रदान की है उनको, उसके में। तो ये चैप्टर था, इसके नोट्स बना लेना। ओके दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले यूनिट 6 सैलरीज का सेकंड पार्ट पहले पढ़ा चुका हूँ, देख लेना उसे। तो नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, नोट्स के साथ पढ़ेंगे और इसमें थ्योरी होगी। ठीक है, तो पहले परक्यूसाइड्स क्या होती है। इट इज़ अ बेनिफिट्स ऑफ प्रिविलेज दैट कम विद अ जॉब पोजीशन ऑफ स्टेटस ऑन रेगुलर सैलरी वेजेस। परक्यूसाइड एक सिंपल थिंग होती है कि तो तुम किसी के लिए कुछ काम करते हो, उसके बदले वो तुम्हें सैलरी देता है, फिर वेजेस देता है, एक्स्ट्रा पैसे उसको सर्विस प्रदान करने के लिए। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ परक्यूसाइड्स पढ़ेंगे। सबसे पहले रेंट फ्री हाउस और अकोमोडेशन, मतलब आपको कोई हाउस प्रदान कर देना जिसमें आपको रेंट ना देना पड़े। ठीक है, कंसेशनल रेंट फ्री हाउस और अकोमोडेशन, मतलब अब लगातार आपको रेंट देता है वो, पर कुछ कुछ आपको अपने सैलरी से देना होता है। ठीक है, पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय ऑब्लिगेशन बाय एम्प्लॉयर, आप कुछ पेमेंट कर देना, बिल पेमेंट कर देना, इसको ऊपर कोई साइड में मिला जाता है। पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज लाइफ इंश्योरेंस जो आप इंश्योरेंस कराते हैं उसकी आपकी पेमेंट कर देना। ठीक है, फ्रिंज बेनिफिट्स और कुछ अलग बेनिफिट्स आ गए, जैसे कि कुछ गाड़ी दे देना, कुछ अलग से दे देना, कुछ एंटरटेनमेंट से रिलेटेड करवा देना, तो ये सारे परक्यूसाइड्स में आते हैं। टैक्सेबल परक्यूसाइड्स और फॉर स्पेसिफिक एम्प्लॉय इज अ डायरेक्टर एम्प्लॉयज़ कंपनी। देखो परक्यूसाइड्स में कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉय के लिए भी कुछ बनाया गया है, या तो एम्प्लॉय जो है वो डायरेक्टर होना चाहिए एम्प्लॉय का कंपनी का, तो उसे वो परक्यूसाइड्स दिए जाएंगे। जब एम्प्लॉय हैज़ एक्वायर्ड एटलीस्ट 20% इक्विटी शेयर, या फिर एम्प्लॉय जो है कम से कम 20% के उसने इक्विटी शेयर्स ले रखी हो, हमारा एक तरह का शेयर होल्डर्स हो वो। मॉनिटरी सैलरीज इनकम क्या होती है। रेगुलर पेमेंट एंड एम्प्लॉय रिसीव फ्रॉम देयर एम्प्लॉय इन एक्सचेंज फॉर देयर वर्क। बेसिक सैलरी वेजेस, बेसिक सैलरी होती है मॉनिटरी सैलरी। ठीक है, ग्रेट्यूटी क्या होती है। दिस इज अ लंप सम पेमेंट पेड टू एम्प्लॉय यूजुअली एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इन रिकॉग्निशन ऑफ लॉन्ग एंड मेरिटोरियस सर्विस। जब आप रिटायरमेंट लेते हैं उस कंपनी के लिए बहुत समय तक सर्विस देने के बाद, तो एक तरह की ग्रेट्यूटी देता है, आपको कुछ पेमेंट देता है। एरियर्स ऑफ सैलरी, दिस मीन सैलरी ड्यू बट नॉट रिसीव, इसका मतलब सैलरी ड्यू है तो आपको रिसीव नहीं हुई है। ठीक है, तो ये था चैप्टर, इसके नोट्स बना लेना। और दोस्तों हम पढ़ा यूनिट 7 सैलरीज का थर्ड पार्ट, तो कॉपी और पेन निकाल लेना, नोट्स के साथ पढ़ेंगे। इसमें थ्योरी है। प्रोविडेंट फंड स्कीम क्या होती है। प्रोवाइड फॉर फ्यूचर, क्रिएट टू हेल्प एन इंडिविजुअल फ्यूचर सर्टन अमाउंट एवरी मंथ बट आउट ऑफ सैलरी। तो प्रोविडेंट फंड सिंपल होता है कि पीएफ होता है, जो आपको सुना होगा आप नौकरी के दौरान किसी के भी पापा या फिर आप करते होगे, तो ये फ्यूचर के लिए आपको दी जाती है इसको, ताकि आपकी फ्यूचर में हेल्प हो सके। ये आपकी जो सैलरी होती है ना, हर मंथ आपकी सैलरी में थोड़ा थोड़ा काटा जाता है, 500 1000 ऐसे काटा जाता है, और एकदम लास्ट में आपको ये दिया जाता है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या होता है। रिकॉग्नाइज्ड बाय द कमीशन ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स के कमिश्नर होते हैं, उनके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड जो प्रोविडेंट फंड होता है उसको हम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कहते हैं। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है सिंपल, जो कमीशन की तरफ से अनरिकॉग्नाइज्ड कहता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड की अदर जो टिकट टैक्स फ्री होता है। पीएफ थ्रू डिडक्शन फ्रॉम द सैलरी, ये सैलरी के थ्रू आपसे काटा जाता है, ये टैक्स फ्री होता है। स्टैच्यूटरी पीएफ क्या होता है। पीएफ थ्रू डिडक्शन फ्रॉम द सैलरी, कंट्रीब्यूशन है एसपीएफ, आपकी भी सैलरी से काटा जाता है लेकिन कंट्रीब्यूशन किया जाता है एसपीएफ के द्वारा, फिर ये भी टैक्स फ्री होता है। ठीक है, तो यही था ये चैप्टर पढ़ने के हिसाब से थ्योरी का, इसको बना लेना, नोट्स बना लेना इसके। ये डेट पढ़ने वाले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, अब देखो हेड्स ऑफ इनकम कहाँ से इनकम आ सकती है। सैलरी से आ सकती है, जॉब से, हाउस प्रॉपर्टी आ सकती है, जो लैंड होती है इसमें मनी रिसीव हो सकती है हमें। अदर सोर्सेज हो गए, बिजनेस प्रोफेशन हो गया, जैसे सीए कोई डॉक्टर का कर रहा है तो उसको एक तरह की पैकेज मिलना उसमें, वो बिजनेस हो गया प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स हो गए, प्रॉफिट गेन होने लगा, गोल्ड खरीदा है आपका कोई प्रॉफिट हो गया, अपने स्टॉक खरीदे हुए हैं उससे आप प्रॉफिट हो गया, तो वो भी इनकम में आ गया। तो अदर सोर्सेज में आपको वो, जैसे आप मान लो लॉटरी इनकम हो गई, आपकी कार्ड गेम जीत गए आपने, कुछ सी ट्रांसफ़र कर दिया आपने, तो अदर सोर्सेज में आ जाता है। हाउस प्रॉपर्टी सेक्टर 22 के हिसाब से कंडीशन, दो तरह की कंडीशन में आपका टैक्स लगेगा। जैसे कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी है आपकी,
बिल्डिंग लैंड, बिल्डिंग और लैंड है। बिल्डिंग लैंड में आपका इनकम टैक्स लगेगा, बिल्डिंग में आपका लगेगा, लैंड में आपका नहीं लगेगा। असिस मस्ट बी ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी लीगल, आपके जो ऑनर है प्रॉपर्टी वो लीगल ऑनर होने चाहिए, प्रोप्राइटर होना चाहिए, ठीक है। यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का यूज़ इन हिज ओन बिजनेस, हमारा कोई ओन बिजनेस है तो इनकम बिजनेस प्रोफेशन में चला जाएगा, वो इसमें यहाँ पे दिया जाएगा टैक्स। मान लो नॉन कमर्शियल यूज़ है, मान लो रेंट में दे रखा रूम 1 रूम 2, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वो ले जाएगा टैक्स। ट्रांसफर विदाउट एडिक्वेट कंडीशन। डिमिट ओनर, डिमिट ओनर क्या होता है, मान लो कोई ललित है, ललित के 2 बच्चे हैं, उसकी वाइफ है, उसने अपने वाइफ के नाम पे वो ज़मीन दे रखी है, लेकिन फिर भी उसको टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में तो देखा जाए तो वो वाइफ का होगा, ठीक है। नॉट समथिंग रिटर्न, उसको रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा बल्कि उसे टैक्स भरना पड़ेगा फिर भी इसके। को ओनरशिप प्रॉपर्टी डीलर, को ओनरशिप क्या होता है, मान XYZ बंदे हैं, इन सब में ये बटी हुई है, ठीक है। रेंटल इनकम आता है 3 लाख रुपए का, तो एक हो गया तो उन्होंने अपना इक्वली शेयर फिक्स करका एक रेशियो 1 में सबको मिल रहा है, 1-1 लाख रुपये मिल रहा है, मान लो। और दूसरी तरफ से शेयर नॉट फिक्स हो रखा है तो वो AOP में चल जाता है, एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशन में चल जाता है, ठीक है, जिसमें बिजनेस कंडीशन लग जाती है, ये इसमें जाता है टैक्स, और इसमें जो है इसमें टैक्स जाता है आपका इसमें इनकम बिजनेस प्रोफेशन में। कंपोजिट रेंट क्या होता है, रेंट ऑफ बिल्डिंग प्लस चार्जेस फॉर फैसिलिटी मशीनरी। एक तो बिल्डिंग का रेंट देना, उसके ऊपर चार्जेस देना फैसिलिटीज़ का, ठीक है। अब देखो मान लो रेंट, कोई रेंट में रह रहा है प्रॉपर्टी में, तो वो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चल जाएगा, ठीक है। मान लो कोई अदर फैसिलिटीज़ का भी यूज़ कर रहा है, तो उससे जो है वो चार्जेस किए जाएंगे अदर फैसिलिटीज़ के, ना कि सिर्फ रेंट के। तो चार्ज फैसिलिटी के लेंगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वो चल जाएगा। अब मान लो कोई होल्ड रेंट है, होल्ड रेंट, तो वो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चल जाएंगे, सॉरी इनकम फ्रॉम अदर सर्विस सोर्सेज में चल जाएगा वो भी। मान लो कोई दोनों मिला के ले रहा है, लेकिन पता नहीं है उसको कि कौन कौन सी अदर उसको सुविधा मिल रही है, तो पूरा उसका रेंट का उसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। टैक्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नॉट चार्जेबल टू टैक्स। अब कुछ इनकम होती है हाउस प्रॉपर्टी की जो चार्जेबल नहीं होती, ठीक है। जैसे कि पहले प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन, अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी है वो खुद के बिजनेस और प्रोफेशन के लिए कर रहा है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में चला जाएगा। मान लो कोई प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन लोकल अथॉरिटी में है तो उसमें भी टैक्स नहीं लगेगा। 2 हाउस को सोल आउट, 2 हाउस जो है वो सेल आउट हो गया तो उसमें टैक्स नहीं लगेगा। चैरिटी पर सबसे ज़्यादा उसमें टैक्स नहीं लगेगा। इनकम फ्रॉम फार्म हाउस होता है, उसका रेंट भरते हैं तो उसका भी नहीं लगेगा, ठीक है। प्लेस ऑफ रूलर का प्लेस हो गया, मान लो कोई महाराजा का एक प्लेस है, इसमें एक प्लेस पे तो छोड़ दिया जाएगा, लेकिन बहुत सारे हैं तो IFHP में चल जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो चल जाएगा। प्रॉपर्टी इन फॉरेन कंट्री में, ठीक है, फॉरेन कंट्री का हुआ इनकम रिसीव इंडिया हो रही है तो लगेगा टैक्स, इनकम आने इंडिया हो रही है तो फिर भी लगेगा फॉरेन कंट्री के दौरान ये टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये था चैप्टर, इसके नोट्स बना लेना, बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें से आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हमारा यूनिट है इनकम फ्रॉम प्रॉफिट लॉस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन का पहला पार्ट, कि इस इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम 2 तरह से हो सकती है, एक तो बिजनेस हो गया, प्रोफेशन हो गया। बिजनेस हो गया एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट, आप कुछ एक्टिविटीज़ करके प्रॉफिट कर रहे हैं तो हो गया, इसमें हो गया स्किल नॉलेज की, अगर आप एक्टिविटी करके अर्न प्रॉफिट करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। स्किल और नॉलेज के हिसाब से आपको वो पैसे मिल रहा है तो आपको रिसीट ऑफ पेमेंट अकाउंट में हो जाएगा, ठीक है। बिजनेस में 2 तरह के पैसा आता है, कैश ट्रांजेक्शन, नॉर्मल ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन में आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है, रिसिप्ट अकाउंट में जाता है, ठीक है। बिजनेस रिसिप्ट अगर मान लो आप बना रहे हैं तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है तो बिजनेस रिसिप्ट रिलेटेड टू बिजनेस होता है ये, इसमें पेमेंट माइनस कर देनी है आपको, जो कि सिंपल चीज़ है। एक्सपेंस और लॉस जो है डेबिट हो जाते हैं और इनकम और गेन क्रेडिट हो जाते हैं, ठीक है। NPN जो नॉट रिलेटेड टू बिजनेस नहीं होता है ये। इफ़ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है आपको, PNL ऑफ बिजनेस और इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट प्रोफेशन बनाना है तो आपको अकाउंटिंग प्रॉपर्टी जो आपको दी गई होगी क्वेश्चन के अंदर। ये 10 और 11 एक साथ में पढ़ने वाले हैं क्योंकि दोनों साथ में सेम टू सेम मिलते जुलते हैं। नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंटिंग बनाना है तो आपको डिसअलाउड एक्सपेंड करने होंगे डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। अलाउड एक्सपेंसेस करने होंगे आपको नॉट डेबिट इन P&L लॉ में जो नहीं हुए हैं। डिसअलाउड करने होंगे इनकम जो क्रेडिट हुई है P&L लॉ में, अलाउड करने होंगे इनकम जो क्रेडिट नहीं हुई है P&L लॉ में, ठीक है। ओके, डेप्रिसिएशन क्या होता है सेक्शन 32 के हिसाब से। एसिड्स 2 तरह के होते हैं, टेंजिबल एसिड, इंटेंजिबल एसिड्स, ठीक है। इसमें टेंजिबल एसिड में प्लांट मशीनरी बिल्डिंग आ जाती है, इंटेंजिबल एसिड में पेटेंट ट्रेडमार्क आ जाता है, ठीक है।
इसमें गुडविल आपकी नहीं होती, आईटी में ही नहीं आता, अकाउंटिंग में आपको गुडविल देखने को मिलती है, ठीक है। सो टेंजिबल एसेट देखो, मान लो जो कोई प्लांट मशीनरी जो आपकी होती है, जो आप छू पाते हैं वो होती है। इंटेंजिबल होती है जो आपकी रेपुटेशन कहलाती है, जैसे जोमेटो की कुछ है, आप KFC हो गया, उसकी कुछ बड़ी गुडविल है, ठीक है। बाकी ये गुडविल जिसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, कॉपीराइट सारे आ जाते हैं, ठीक है। ये बिफोर 31/3/98 से अगर पहले कोई डिप्रिसिएशन है वो आपकी नहीं लगेगी, कोई 1998 के बाद की डिप्रिसिएशन मानी जाएगी, ठीक है। एसिड्स मस्ट बी लीगल ऑनर होने चाहिए, ये बड़ी है, जब ये आपका लगेगा। एसिड्स यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ बिजनेस में एसिड यूज होता है तो उसका भी लगेगा। डिप्रिसिएशन मेथड कैसे दो तरह का होता है, SLM, WTM, तो हमें पढ़ा होगा वेटेड स्टेट, दो तरह के मेथड होते हैं, ठीक है। इसमें पावर सेक्टर आता है, इसमें जैसे हर साल सेम लगना, 10% की लग रही है तो मान लो 1 लाख की मशीन है, उसमें 10-10 हज़ार हर महीने लगेंगे। वेटेड में क्या होता है, 1 लाख की मशीन है, 10% है तो 90,000 लगेंगे, फिर 9,000 लगेंगे, फिर 8100 रुपये लगेंगे, ये 10% इस तरह से गिरने जाते हैं इसमें। यूज़ ऑफ एसिड्स पीरियड बेसिस में, यूज़ ऑफ एसिड्स या तो परचेस और क्यों, इसमें ऐसा होता है मोर देन 180 डेज के हैं तो उसमें फुल रेट डिप्रिसिएशन लगता है। मान लो कोई लेस देन 180 डेज में है तो उसको 50% का डिप्रिसिएशन लगेगा। मान लो 9,000 की है तो उसमें 4500 की उसमें डिप्रिसिएशन लगेगा सिर्फ, 180 डेज से कम यूज़ हुआ है तो वो कोई सेल हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया, डिमोलाइज हो गया है, टूट गया है पूरी तरह से, तो उसकी कोई डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा। अदर ईयर्स हो गए, जैसे कि अदर ईयर्स में हो गया एनी टाइम मे बी फॉर 1 डे हुआ है, मान लो किसी चीज़ को 1 डे हुआ है सिर्फ, तो उसमें कोई डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा। 1 डे में क्या लगेगा। ब्लॉक ऑफ एसिड्स क्या होते हैं, ये है कि क्वेश्चन से रिलेटेड है। मान लो तुम्हारा क्वेश्चन आया है 2 मशीन का, तो 2 मशीन को साथ में गिन के उसका डिप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। एडिशनल डिप्रिसिएशन भी लगता है किसी किसी चीज़ों में, फॉर ऑल एडिशनल 20% उसमें डिप्रिसिएशन लग रहा है, तो मान लो 15% तो उसमें लग ही रहा था, तो अब उसमें 20% जोड़ के 35% का लगेगा। ये न्यू PN लॉ मेथड है, ठीक है। सेट स्पेशल स्टेट, कुछ स्पेशल स्टेट जैसे अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, ये सब में पंजाब हो गए, इसमें जो है जैसे मान लो 2015 से 2020 तक के बीच में एडिशनल डिप्रिसिएशन लगता है 35% का, ठीक है। तो ये था चैप्टर, इसके नोट्स बना लेना। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले यूनिट 12 कैपिटल गेन्स, कॉपी पेन निकालना, नोट्स के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। कैपिटल एसेट क्या होती है, एनी प्रॉफिट और गेन्स और प्रॉपर्टी, अगर कोई भी प्रॉपर्टी में प्रॉफिट और गेन होता है तो कैपिटल एसेट पे आ जाता है, वो सेक्शन 45A(1) की है। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड होल्ड बाय द एसिस वेदर इट इज़ कनेक्टेड विद द बिजनेस और प्रोफेशन और नॉट, जो एसिस होता है उसमें प्रॉपर्टी को होल्ड उसके पास होती है ये, ठीक है। एसिड इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज में आती है, जैसे कोई मूवेबल इमूवेबल हो गई, टेंजिबल इंटेंजिबल हो गई, फिक्स और सर्कुलेटिंग हो गई। मूवेबल जो हिल सकती, जिसको हम हिला सकते हैं, इमूवेबल हो गई, ज़मीन हो गई उनको हम हिला नहीं सकते, ये सारी चीज़ हो गई, ठीक है। कैपिटल एसिड्स में भी टाइप्स होते हैं, हेल्ड बाय एन एसिस, जो होल्ड की जाती है एसिस के द्वारा। सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन के द्वारा सिक्योरिटीज करी जाती है, ठीक है। इसमें भी आ जाता है। फिर पर्सनल यूज़ के लिए कोई करता है, किसी पास सिलेक्टेड बॉन्ड्स होते हैं, स्टॉक इन ट्रेड हो गए, रूरल एग्रीकल्चर हो गए, ये जो हैं ये सारे इसमें कैपिटल गेन में नहीं आता। सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन विच हैज इन्वेस्टेड इन सच सिक्योरिटीज पर सेबी रेगुलेशन, जो इन्वेस्टेड की जाती है सिक्योरिटीज़ के द्वारा सेबी रेगुलेशन के द्वारा। पर्सनल यूज़ में क्या आता है, डेली यूज़ में मूवेबल होते हैं, जो ड्राइंग्स हो गई आपकी, आर्कियोलॉजिस्ट हो गई, एनी आर्ट ऑफ वर्क हो गया, ज्वेलरी हो गई, ठीक है, स्कल्पचर हो गई, सारे आपके कैपिटल गेन में आते हैं। तो एग्रीकल्चर लैंड हो गया, इसमें अर्बन एग्रीकल्चर हो गया, रूरल एग्रीकल्चर लैंड हो गया। अर्बन एग्रीकल्चर में कंडीशन है, अगर मान लो वो 10,000 है, 10,000 से नीचे है तो नहीं आएगा वो कैपिटल एसेट में, ठीक है। 10,000 से 1 लाख के बीच में है तो वो 2 किलोमीटर के अंदर हुआ, 2 किलोमीटर जो है वो कैपिटल एसिड में आएगा। सिटी सेंटर है 1 लाख से 10 लाख के बीच में तो 6 किलोमीटर है, 10 लाख से ऊपर है तो 8 किलोमीटर, ठीक है। और रूरल एग्रीकल्चर लैंड में नहीं आता कैपिटल गेन, ठीक है। सिलेक्टेड बॉन्ड्स में क्या गए, गोल्ड के बॉन्ड्स हो गए, स्पेशल बॉन्ड्स हो गए, 70% गोल्ड बॉन्ड्स हो गए, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड हो गए, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स हो गए, कैपिटल एसिड में नहीं आते। और कैपिटल एसिड का नेचर कैसा होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसिड, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसिड, दो तरह के होते हैं। ये जो है इसके अंदर दो ये आ जाता है, एक्वाइट होल्डिंग पीरियड नॉट मोर देन 36 मंथ से ज़्यादा नहीं है तो शॉर्ट टर्म आ जाएंगे। लॉन्ग टर्म अगर ये 36 मंथ से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म आ जाएगा। लैंड ऑन बिल्डिंग ऑन और बोथ, डाटा ऑफ ट्रांसफ़र,
बिफोर जो 1/4/2017 से पहले जो है वो 36 मंथ गिना जाता है और आफ्टर ये 17 का 24 मंथ गिना जाएगा। ठीक है। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर 1/4/2001 से पहले है तो नील कुछ नहीं गिना जाएगा, अगर 1/4/2002 के बाद से तो एक्चुअल कॉस्ट से गिना जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन नॉन डिप्रेसिड एसिड में डिप्रेशिएबल एक हो गया क्योंकि इंटेंजिबल एसिड पेटेंट कॉपीराइट गुडविल हो गया, इसलिए जो है उसमें नहीं आते। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन मान लो क्वेश्चन में तुमसे पूछे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन, इसका फॉर्मूला ये होता है कैपिटल एसिड इंटू कॉस्ट इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ द ट्रांसफर कैपिटल एसिड, जो ईयर है उसका और फिर डिवाइड करते हैं कॉस्ट इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन। ये आपको सारे क्वेश्चन में दिया होगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इंटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसिड और कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ द इम्प्रूवमेंट। ये है, तो ये था चैप्टर, इसके नोट्स बना लेना। ओके दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले यूनिट 14 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या क्या आते हैं, कैजुअल इनकम हो गई, केयरिंग फ्रॉम लॉटरीज रेस इंक्लूडिंग हॉर्स जैसे गेम वेम होता है ना जो उसमें जो आते हो कैजुअल इनकम के अंदर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद इन एनी सम ऑफ रिसीव बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ डिस्क्वालिफिकेशन टू एनी प्रोविडेंट फंड, पीएफ के तौर में कुछ मिल रहा है तो वो भी इसमें आ जाएगा। डिविडेंड मिल रहा है इनकम हो रही तो वो भी आएगा। एडवांस forfeited ड्यू टू फेलियर नेगोशिएशन फॉर ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसिड, ये भी आएगा। सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी रिसीव बाय एनी पर्सन को मनी और प्रॉपर्टी रिसीव हो रही तो वो भी आएगा। कंसिडरेशन रिसीव इन एक्सेस ऑफ फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ अ क्लोजली हेल्ड कंपनी वेयर सच शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम में कोई इशू शेयर्स की वो बढ़ रही है तो वो भी आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कंपनसेशन इनहेंस कंपनसेशन, इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसमें भी जाएगा। कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय, किसको निकाला जा रहा है कि इसी एम्प्लॉय को, तो उसमें जो कंपनसेशन मिल रहा है वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आएगा। टैक्सेस टैक्सेबल कौन जो डीमीट इनकम हो गई, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हो रही तो उसमें टैक्स होगा। इनकम फ्रॉम सैलरी आउट ऑन हेयर ऑफ मशीन प्लांट फर्नीचर, इनकी सैलरी आ रही तो टैक्सेबल जाएगा। एनी सम रिसीव्ड की मोर इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई चीज़ मिल रही है तो उसमें भी टैक्स बढ़ेगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज व्हेन अ टैक्स पेयर रिसीव अनएक्सपेक्टेडली ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो लॉटरी कार्ड गेम का उसमें टैक्स लग जाता है 30% का रख जाता है। TDS टैक्स डिडक्टिव अर्निंग सोर्सेज दो तरह से होगा। अगर कोई 10,000 से नीचे प्राइस जीता है तो उसमें टैक्स नहीं है, जो 10,000 से ऊपर होगा तो उसमें 30% टैक्स होगा। कैजुअल इनकम ट्रीटेड सेपरेट फ्रॉम ओवरऑल इनकम इन क्यूज ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है। नो डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 18 से कोई डिडक्शन नहीं, नो एक्सपेंडिचर अलाउड अवेल बेनिफिट ऑफ बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, ये लिमिट होती है इसमें। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इफ इंटरेस्ट एज इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे गिना जा रहा है तो वो अलग हो गई। इफ सिक्योरिटी स्टॉक ट्रेड के तौर पे गिना जा रहा है तो अलग चीज़ हो गई। चार्जेबिलिटी ड्यू बेसिस रिसिप्ट बेसिस में दो तरह से होती है। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी टाइप गवर्नमेंट हो गई, नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, इसको हटा दिया जाता है टैक्सेस में से। गवर्नमेंट हो गई लैक्स टैक्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आगे टैक्सेबल होती है लेकिन कोई ग्रोस अप नहीं मिलता। नॉन गवर्नमेंट हो गया टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, टैक्सेबल होती है, ग्रॉस ऑफ रिसीव्ड होता है इसमें। लेस देन गवर्नमेंट सेक्टर, इसमें दो तरह से होती है। इंटरेस्ट ऑन गिवन, इंटरेस्ट गिवन है तो कोई ग्रॉस नहीं मिलेगा। अगर मान लो इंटरेस्ट नहीं है तो उसमें ग्रॉस अप मिलेगा। ओके, और बस दोस्तों यही था चैप्टर, इसके नोट्स बना लेना। और दोस्तों हम इन 14 पढ़ने वाले एग्रीगेट ऑफ इनकम। ठीक है। इनकम प्लस अदर इनकम बन के क्लबिंग बनती है। ठीक है। अदर इनकम में क्या गया, इनकम सैलरी हो गई, HP होगी, हाउस प्रॉपर्टी होगी, PGBB हो गई, प्रॉपर्टी गेन बिजनेस प्रॉफिट ये हो गई, कैपिटल गेन अदर सर्विस, ये सारी इसमें आ जाती है इनकम में। ट्रांसफ़र ऑफ एन इनकम, अब हम इसके कुछ पॉइंट पढ़ेंगे जो कि इसमें आते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ एन इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट। ठीक है। अब मान लो कोई इनकम है आपने ट्रांसफ़र करी है एसेट, जैसे मान लो एग्जाम्पल करवाया था FD थी, उसमें आपने को जो इंटरेस्ट था आपने अपनी पत्नी को दे दिया तो वो टैक्स के अंदर नहीं आती, तो टैक्स में नहीं लिया जाएगा और ये होगी। लेकिन ये अब क्लबिंग के अंदर आ जाएगी ये जो इनकम होगी। रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एन इनकम जनरेटिंग एसेट। ठीक है। ओनली इफ द ट्रांसफर ऑफ द एसेट इज रिकवेबल। मान लो कोई डेवेंचर है, कोई इंटरेस्ट था जो आपने बैक करा एसेट में वापस ले लिया तो वो जो है वो भी किस में आ जाएगी, क्लबिंग में आ जाएगा। ठीक है। रिम्यूनरेशन ऑफ स्पाउस का रिम्यूनरेशन आपका उसमें आ जाएगा। ट्रांसफर ऑफ एन इनकम एल्डिंग एसिड अदर हाउस प्रॉपर्टी टू स्पाउस विदाउट एडिक्यूट। ठीक है। आपने कोई पर्सन को गिफ्ट कर दिया वो प्रॉपर्टी और उसने उसका यूज़ एसिड के तौर पे किया तो वही जो है वो क्लबिंग में आएगी। ट्रांसफर ऑफ इनकम एल्डिंग एसिड टू सन वाइफ विदाउट एन एडिक्यूट कंसिडरेशन, सन वाइफ के उसमें इनकम कर देना ट्रांसफ़र, वो भी उसमें ही आएगा।
ट्रांसफर ऑफ, ये जो पॉइंट पढ़ने समझ जाना, ट्रांसफर, ये सेम लाइन लिखी हुई है, ट्रांसफर ऑफ इनकम यील्डिंग एसिड बाय एसईसीज विदाउट एन एडिक्यूट कंसिडरेशन टू एनी पर्सन ऑफ फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस, ठीक है, ये भी उसमें आएगा, ठीक है। और सन्स वाइफ का कोई मैटर हुआ तो वो भी इसमें आएगा, ठीक है। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, कोई 16-18 साल से जो नीचे का बच्चा है, अर्न बाय माइनस और टैक्स, वो पेरेंट्स के हाथ से उसका टैक्स भरा जाएगा और क्लबिंग में आ जाएगा। क्लबिंग नॉट एप्लीकेबल, किस किस क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होती। इनकम इज ड्यू टू मैनुअल वर्क, कोई मैनुअल वर्क है उसमें नहीं होगी। इनकम इज ड्यू टू स्किल्स टैलेंट, स्किल टैलेंट का वर्क है तो उसमें नहीं होगी। माइनर इज सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, कोई सब डिसेबिलिटी से किसी ने पैसे कमाए तो उसमें भी नहीं होगी। इफ क्लब एग्जाम 1500 पे, अगर क्लब भी होती है फिर भी तो 1500 पर ही आपसे वो लिया जाएगा पर चाइल्ड। ट्रांसफर एसिड इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस, ट्रांसफर कर देना एसिड को बिजनेस में इन्वेस्ट कर देना, ये सारी उसमें आ जाएगा। HUF प्रॉपर्टी में कोई ट्रांसफ़र हो रही है तो उसमें कोई क्लबिंग के अंदर ही आएगा। चैप्टर में सेट ऑफ है, सेट ऑफ पढ़ेंगे। सेट ऑफ क्या होता है, अगर मान लो एक चीज़ गेन करे एक और लॉस करे तो उसको सेट ऑफ कर देते हैं उस चीज़ को, ठीक है। जब वाला हाउस प्रॉपर्टी आपकी लॉस हो रही, PGBP आपका गेन हो रहा है तो वो सेट ऑफ हो जाएगा। इंटर हेड एडजस्टमेंट, इंटर हेड एडजस्टमेंट, ये चीज़ बांट दी जाती है, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं एग्जेप्शन, देखते हैं जो इंटर के अंदर आते हैं। स्पेकुलेट बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट ओनली स्पेकुलेट बिजनेस इनकम, जो बिजनेस लॉस है वो आपके बिजनेस इनकम के साथ ही सेट ऑफ होगा, ठीक है। स्पेस पर बिजनेस लॉस, लॉन्ग टर्म जो है आपका सेट ऑफ होगा किसके साथ, कैपिटल गेन के साथ। कोई लॉन्ग टर्म में आपका लॉस हो रहा है वो कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ होगा। लॉस फ्रॉम ओनिंग मेंटेनेंस लॉसेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट ओनिंग, ओनिंग जो भी लॉस हो रहा है ओनिंग करते हुए कुछ, फिर ओनिंग करते हुए कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो सेट ऑफ हो जाएगा इसके साथ। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी एट अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस के साथ ही सेट ऑफ होगा, ठीक है। देखो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी जो है मान लो कोई सैलरी है तो उसमें कोई लॉस आपका नहीं होता है। इनकम फ्रॉम हॉस्पिटल होता है उसमें कोई लॉस नहीं होता है, पर ये दो तरह से इंटर हैंड एडजस्टमेंट में आ जाता है। इंटर हैंड में आ जाएगा अगर मान लो 2 लाख से ऊपर है तो उसमें एडजस्टमेंट होगी। PGBP है, PGBP प्रॉफिट गेन बिजनेस प्रॉफिट होता है, उसमें लॉस फ्रॉम कोई स्पेकुलर बिजनेस से कोई लॉस हो रहा है तो वो सेट ऑफ होगा स्पेकुलर बिजनेस इनकम के साथ सेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस के साथ लॉस हो रहा है तो सेट ऑफ हो जाएगा वो स्पेसिफाइड बिजनेस के साथ ही। एनी अदर बिजनेस लॉस हो रहा है कोई तो इंटर हैंड एडजस्टमेंट या फिर इंटर हैंड एडजस्टमेंट एक्सेप्ट सैलरी हटा के इन सब में आ जाएगा वो, ठीक है। एक और चीज़ इंटर हैंड एग्जेप्शन, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, इंटर हेड में ये रह गया था एग्जेशन, इसमें जो होता है बिजनेस लॉस जाएगा सेट ऑफ एनी स्पेकुलर बिजनेस इनकम के साथ ही वो सेट ऑफ होगा। तो 35 AD के हिसाब से जो स्पेकुलर बिजनेस लॉस होगा वो भी स्पेकुलर बिजनेस इनकम के साथ ही होगा। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर था, ये चैप्टर के नोट्स बना लेना, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 15 डिडक्शन। डिडक्शन इज द बेनिफिट गिव फॉर द इन्वेस्टमेंट मेड एक्सपेंडिचर इनकर, ठीक है। डिडक्शन क्या होती है, एक तरह की आपको जब आप एक्सपेंडिचर करते हैं किसी चीज़ में तो उसमें थोड़ी सी डिडक्शन मिल जाती है, आपको थोड़ी छूट मिल जाती है, ठीक है। ये होती है डिडक्शन। डिडक्शन अंडर, ये अंडर है, ठीक है। डिडक्शन अंडर 80C to 80 कैन नेवर एक्सीड ग्रोस टोटल इनकम, मतलब जैसे जो हमारी टोटल इनकम होती है ना, जैसे 5 लाख से ऊपर की जितनी इनकम होगी उसमें वो इनकम टैक्स लगेगा, लेकिन जो नीचे की होगी उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। डिडक्शन अंडर 80C to 80 शॉल नॉट बी अलाउड फॉर STCG वर्सेज 111A प्लस LTCG 112A। इसके अंदर जो है स्टॉक का म्यूचुअल फंड आता है, गेन अगर कुछ हो रहा है तो उसमें भी वो डिडक्शन मिलेगा आपको। नॉट अलाउड ऑन इनकम फ्रॉम लॉटरी एक्सेट्रा ऑनलाइन गेमिंग इनकम विच हैव स्पेशल टैक्स रेट लाइक क्रिप्टो एक्सेट्रा, ठीक है। किसी में आपको छूट दी जाती है लॉटरी वॉटरी में, किसी गेमिंग में, बाकी इसका तो कोई टैक्स रेट आपको फिक्स होता है वैसे। 80C डिडक्शन प्लस 80CC प्लस 80CCD, ठीक है, ये आएगा। 80C क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है एक LIC, PFF, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ELS म्यूचुअल फंड, चाइल्ड ट्यूशन फीस एक्सेट्रा, सब में आपको डिडक्शन मिलती है, इसमें आपको टैक्स नहीं लिया जाता, ठीक है। 80CCC इन्वेस्टमेंट इन पेंशन फंड, पेंशन फंड में आपको भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें भी आपको छूट दी जाती है, डिडक्शन दिया जाता है। 80CCD1 अतुल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन, इसमें भी आपको डिडक्शन मिलती है। ओनली अलाउड ओल्ड टैक्स रिजाइम, लेकिन इसी ओल्ड टैक्स रिजाइम में न्यू टैक्स में बंद नहीं है। मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 तक की होनी चाहिए। 80CCD1 अतुल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन, एडिशनल डिडक्शन ओन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें एडिशनल डिडक्शन आपको मिलती है 50,000 तक की आपकी होगी तो डिडक्शन आपको मिलेगी।
अलाउड इन ओनली इन टैक्स रेजिम, ओल्ड टैक्स में ही है ये केवल। सेक्शन 80 CD2 CC2 पार्ट ऑफ NPC का पार्ट होगा तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिडक्शन दी जाती है। जैसे मान लो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 40% बेसिक सैलरी पर DNS अलाउंस दिया जाएगा, और जो अदर एम्प्लॉय है उसमें 10 एम्प्लॉय आपको बेसिक सैलरी से और डिडक्शन अलाउंस दिया जाएगा। ठीक है, न्यू टैक्स ओल्ड टैक्स दोनों में है ये। सेक्शन 80D मेडिकल इंश्योरेंस अगर आप करा रहे हैं, PM हेल्थ चेकअप करवा रहे हैं खुद का, किसी का, वाइफ का या किसी का भी, आपको 25,000 तक में 50,000 तक का डिडक्शन दिया जाएगा। सेक्शन 80DD प्लस 80DDB। सेक्शन 80DD के हिसाब से मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी, अगर किसी को डिसेबिलिटी है तो उसमें आपको ट्रीटमेंट की छूट दी जाएगी। नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो आपको 40% या इससे ज़्यादा तक की 80% तक छूट दी जाएगी अगर आपकी पेमेंट 75,000 है। सिक्योर डिसेबिलिटी एटलीस्ट 80% है, उससे ज़्यादा में आपको छूट मिल जाएगी 1,25,000 तक में। बहुत बढ़िया। 80DDB क्या है? मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिसीज, सीनियर सिटीजन को स्पेसिफिक डिसीज है उसमें मेडिकल एक्सपेंडिचर आपको डिडक्शन दिया जाएगा 1 लाख तक में, अदर अप टू 40,000, बाकी जो दूसरा होगा 40,000 तक में। 80E डिडक्शन इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए कोई इंटरेस्ट ले रहे हैं तो उसमें आपको डिडक्शन दिया जाएगा। नो लिमिट एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन, कोई लिमिट नहीं है, आपको कितनी भी पेमेंट करनी है उससे होगा अप टू 8 असेसमेंट ईयर। 80E/80EE में क्या होता है? लिमिट इंटरेस्ट होता है। ये ओल्ड टैक्स रिजन की सबसे NTR ओल्ड ऑक्यूपाइड नो डिडक्शन होगी। रेंटल प्रॉपर्टी होगी तो उसमें डिडक्शन होगी। इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन, हाउसिंग लोन में 80E द लोन शुड बी सनसेट बिटवीन 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 प्लस द अमाउंट ऑफ द लोन टेकन इज अप टू 35 लाख टू लॉस्ट हो द प्रॉपर्टी एक्विजिशन नॉट मोर देन 50 लाख, 50 लाख से ज़्यादा नहीं चाहिए, 35 लाख तक होना चाहिए। लिमिट इसकी 50,000 तक को डिमेस्टिकेशन दी जाएगी। 80EE लोन सैंक्शन अप्रैल 2019 मार्च 2022 प्लस स्टम्प ड्यूटी वैल्यू लेस देन 45 लाख, 45 लाख से कोई वैल्यू नीचे है और 29 मार्च 2022 तक का है तो उसमें भी डिडक्शन दी जाएगी। ओल्ड टैक्स रिजाइम है, न्यू टैक्स रिजाइम ओनली। सेक्शन 24 डिडक्शन अलाउड है, रेंटल प्रॉपर्टी में डिडक्शन अलाउड है। ठीक है, तो ये था चैप्टर, इसके नोट्स बना लेना।